गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का अध्याय 2 जॉर्ज पंचम की नाक, और जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मिलकर पढ़ना जॉर्ज पंचम की नाक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। ये कहानी उस समय की जब रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। तो होता कि अगर हम कहीं जाते हैं, किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, सिंपल एक शादी ब्याह में भी जाते हैं, तो हम सिलेक्ट करते हैं हमें क्या लेके जाना है, हमें कैसी ड्रेस पहने है। बिल्कुल वैसे ही जब रानी एलिजाबेथ हिंदुस्तान आने वाली थी, तो जो उनका दर्जी था परेशान था कि भाई जब रानी हिंदुस्तान जाएगी, पाकिस्तान जाएगी, नेपाल जाएगी, तो जब वो वहाँ अलग अलग देशों में जाएगी तो किस वक्त कौन सी ड्रेस पहनेगी ना। उनका दर्जी जो परेशान हो रखा था। अभी रानी थी तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी बारात अपने साथ लेकर चलती, क्योंकि जमाना बदल गया था। अब उन्होंने क्या किया, अपने साथ फोटोग्राफर जो फोटो खींचते हैं उनकी फौज से आते थे, कौन सा फोटोग्राफर उनके साथ जाएगा। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई रही थी। इन अखबारों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसख्ता मुंह से निकल आया, वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। क्या हुआ, जब हमारे घर कोई मेहमान आते हैं तो हमारे घर में तैयारियां होती है ना, कि वो जब आएंगे तो उन्हें कहाँ बैठाया जाए, क्या खिलाया जाए, उनसे कौन कौन बातें करेगा, उन्हें कैसी कैसी चीज़ें दिखाई जाएंगी। हम अपने पूरे के पूरे घर की तस्वीर ही बदल देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब रानी हमारे देश हिंदुस्तान आने वाली थी तो उनके देश में तैयारियां चल रही थी, और उन्हीं तैयारियों का जिक्र जो हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा था। और हिंदुस्तान को देखकर ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान में कुछ नया बदलाव हो गया, हर चीज बदला हुआ था, हर तरफ एक नई तैयारी हो रही थी। और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे।
खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। अब जब रानी दिल्ली आने लगी है ना, पता चला कि फलाने दिन दिल्ली आने वाली है रानी, तो क्या वो दिल्ली को पूरी की पूरी सजा दिया गया। सड़कें, गलियां, इमारतें सभी कुछ साफ और सुंदर कर दी। ऐसा लगा जैसे कुछ अभी नया नया बना है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जो पुराना लग रहा हो, जहाँ पे थोड़ी सी भी गंदगी को बिल्कुल चमका कर साफ कर दिया गया था। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि नई दिल्ली में जो जॉर्ज पंचम की नाक थी उसको लेकर जिक्र चल रहा था। कुछ लोग कहते थे भाई जॉर्ज पंचम की नाक को हटा दिया जाए, और कुछ लोग कहते नहीं इसको रहने दिया जाए, और कुछ लोग बिल्कुल ही खामोश थे, जो कुछ भी ना हाँ या ना कुछ भी नहीं कह रहे थे। और खामोश रहने वालों की संख्या दोनों साइड थी, हाँ करने वालों में भी और ना करने वालों में भी। तो आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई। रानी आए और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब क्या हुआ, जो देश के नामी गिरामी लोग थे उन सभी को बुलाया गया और फैसला होने लगा जो कि जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना है नहीं लगाना है, क्या करे, जो नाक गायब होगी उसका क्या किया जाए। रानी आकर देखी कि जॉर्ज पंचम की नाक है ही नहीं, तो क्या सोचेंगे कि उसका क्या होगा। इस बात को लेकर सभी लोगों में आपस में वार्तालाप होने लगा, बात विचार होने लगा। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था, पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर, मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। क्या हुआ, भी जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति में जो नाक लगानी थी, उस नाक को लेकर फाइनली ये सब डिसीजन किया कि मूर्ति की जो नाक है, जॉर्ज पंचम की नाक, उसको लगा दिया जाए। अब ये नाक कौन लगाएगा, कहाँ से कौन व्यक्ति कैसे लगेगा, तो सब ने डिसीजन क्या लिया भाई कि दिल्ली में जो एक मूर्तिकार है उसे बुलाया जाए। और सब जब वो मूर्तिकार वापस सबके सामने आया तो उसने देखा कि सभी लोग जो बड़े हैरान परेशान हैं, लेकिन मूर्तिकार भी परेशान कम नहीं था, वो पैसों की वजह से, पैसों के कम होने के कारण परेशान था। अब मूर्तिकार ने सभी लोगों को ध्यान से देखा कि भाई लोग इतने परेशान है, हैरान है, क्या है, दिक्कत है। तभी किसी ने कहा कि भाई आपको मूर्ति की जो है जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना है। तो मूर्तिकार ने क्या कहा कि ठीक है, मैं नाक लगा दूंगा, लेकिन मुझे पता तो चले कि नाक कैसे गायब हुई, इसके जो पत्थर यूज किया गया, जिस पत्थर का प्रयोग किया गया, पत्थर कहाँ से लाया गया था। अब इस बात को लेकर सभी में हलचल मच गई। तो पुरातत्व विभाग में काम करने वाले क्लर्क को फोन करके उसे कहा गया कि पूरी जानकारी एकत्र करो। लेकिन जो क्लर्क था उसने पूरी जानकारी एकत्र करने के बावजूद उसे कुछ भी पता नहीं चला। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है।
आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। अब क्या हुआ कि जो मूर्तिकार था, जब उसको नाक लगाने का जिम्मा दे दिया गया, उसने प्रश्न किया भाई इसे किससे बना, ये नाक कैसे गायब हुई, तो सभी इस बात को लेकर परेशान हो गए। और जब इस बात का कोई भी हल नहीं निकला तो उस मूर्तिकार ने क्या कहा कि भाई आप लोग परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान में जितने भी पहाड़ है हर पहाड़ पर जाऊंगा और बिल्कुल ऐसा ही पत्थर वहां से लेकर आऊंगा। और जब मूर्तिकार ने ये कह दिया मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पे जाके पत्थर लेकर आऊंगा और उसे नाक लगा दूंगा, तो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने का जिम्मा जिस कमेटी के सदस्यों को दिया गया था, उनकी जो है उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी जान में जान आ गई कि चलो भाई आप तो नाक लग जाएगी, हमारे ऊपर जो मुसीबत आई है वो मुसीबत खत्म हो जाएगी। कमेटी के सदस्य ने क्या कहा कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें ना मिले। जरूरत क्या है, सिर्फ से खोजने वाले व्यक्ति की, मेहनत करने वाले की। अगर मेहनत की जाए, है ना, सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत की जाए, परिश्रम किया जाए, तो हर चीज हम हिंदुस्तानी ढूंढ सकते हैं। और उस व्यक्ति की बात जो 1 मिनट के फटाफट से जो वहां के अखबारों में छप गई। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब समस्या क्या आ गई, जो मूर्तिकार था उसने हिंदुस्तान का पूरा चप्पा चप्पा एक एक पहाड़ी को ढूंढ डाला, लेकिन किसी भी पहाड़ पर उसे ऐसा पत्थर नहीं मिला जिससे जॉर्ज पंचम की नाक को लगाया जाए। और उसने जो है वापस निराश होकर लौट आया और उसने सबको बताया कि इस मूर्ति में लगाने के जो नाक को बनाने के जो पत्थर वो पत्थर विदेशी हमारे देश का नहीं है। सभापति ने तैश में गुस्से में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? जब हिंदुस्तान में बाल डांस, यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है बाल नहीं बैले होना चाहिए, कि जब हिंदुस्तान में बैले डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबारों वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो और आप सब ठीक समझें तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार कर लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोख की और बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयां की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया।
सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थगित हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं। अब क्या हुआ, जो मूर्तिकार था उसने जब उसे कहीं भी कोई पत्थर नहीं मिला ऐसा जो कि जॉर्ज पंचम की नाक से जो मिल जाता, उसकी बिल्कुल मिलता जुलता पत्थर नहीं मिला, तो उसने सभी जो कमेटी के सदस्य थे उनके सामने बताया कि भाई मुझे को पत्थर नहीं मिला। सभी कमेटी के सदस्य दुखी हो गए, परेशान हो गए। और फिर मूर्तिकार ने उन्हें एक उपाय बताया। उसने कहा मैं बता तो दूं, लेकिन क्या ये बात जो अखबार वाले यानी मीडिया से छुपी होनी चाहिए। तो जो कमेटी के सदस्य थे उन्होंने क्या कहा, फटाफट अपने नौकर को, जो अपने कर्मचारी थे उनको आदेश दिया कि इस कमरे के दरवाजे बंद कर दो। और कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद मूर्तिकार ने क्या कहा कि हमारे देश में जो हमारे नेता हैं उनकी भी तो बहुत सी मूर्तियां हमारे देश में लगी हुई है, तो किसी ना किसी नेता की जो मूर्ति, उसकी जो नाक है वो जॉर्ज पंचम की नाक से जरूर मिल जाएगी। और क्यों ना हम उसकी नाक को काट के जॉर्ज पंचम की नाक से मिला दें। तो अगर हम ऐसा कर देते हैं तो हमारी समस्या का निदान हो जाएगा, हमारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। तो सदस्यों ने क्या कहा, भाई हम कर तो दे, लेकिन ये काम बड़ी ही सावधानी और बड़ी चालाकी से करना होगा ताकि किसी को पता ना चले। और ये बात फाइनल होने के बाद जो मूर्तिकार था उसने क्या किया, पूरे देश में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल, हर जगह को घूमते घूमते वापस वहीं पर आ गया। उसने सभी जितने नेता हैं, शिवाजी, विठल भाई पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन, जितने भी हैं सभी की मूर्तियों को चेक कर लिया, सभी की मूर्तियों को देखा, लेकिन किसी की भी नाक उसे नहीं मिली। उसने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण लगा, लेकिन किसी भी मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से मिली नहीं। अब तो भाई सबके लिए बड़ी समस्या थी। तो जो मूर्तिकार था उसने क्या कहा, भाई उसने फिर लोगों को समझा, कुछ संतावना दी कि रुको भाई कुछ ना कुछ उपाय हो जाएगा। तो मूर्तिकार ने क्या कहा कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने जो सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की जो मूर्तियां लगी गई, मूर्तियां बनाई गई, जो वहाँ पे लगाई गई है, उन बच्चों की मूर्तियों में से किसी ना किसी बच्चे की नाक इस जॉर्ज पंचम की मूर्ति से जरूर मिल जाएगी। और ये कहने के बाद जो मूर्तिकार था पूरा बिहार भी घूमकर आ गया, लेकिन किसी भी बच्चे की मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से नहीं मिली। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक ना लग पाए तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। अब क्या हुआ, जब किसी की भी नाक नहीं मिली तो सभी लोग परेशान हो गए। सबने कहा कि भाई अगर नाक नहीं लगती और रानी आ जाती और बिना नाक कटी मूर्ति को देख लेगी तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो हमारी नाक कटने वाली बात होगी। कैसे भी करके जॉर्ज पंचम की नाक को तो लगाना ही है। अब मूर्तिकार जो है बहुत पैसों की तंगी थी, उसके पैसों से लाचार था। उसने फिर से दोबारा से एक मीटिंग बिठाई, कमरे के दरवाजे बंद करे और जो कमेटी के सदस्य थे उन सबके सामने शर्त रखी कि भाई एक ही नाक तो लगानी है। तो इतने सारे जो यहाँ पे लोग हैं, ये 40 करोड़ की जो जनता, उसमें से किसी एक व्यक्ति की, जो जिंदा व्यक्ति, उसकी एक नाक काट के इस मूर्ति में लगा दिया जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाजत दे दी। अब देखिए भाई क्या हुआ, मूर्तिकार ने कह तो दिया कि भाई जो जिंदा 40 करोड़ लोगों में से किसी एक की नाक काट के यहाँ लगा दी जाए। अभी सुनते हैं कि किसी एक जिंदा व्यक्ति की नाक काट दी जाएगी, कितनी खलबली मच गई। जैसी बात अगर हमें भी कोई कह दे भाई कि आप में से किसी एक की नाक काट दी जाए तो हमें किसी खलबली मच जाएगी, बिल्कुल वैसे ही खलबली सभा में मच गई। सभी लोग परेशान हो गए, सब एक दूसरे को देखने लगे।
तो मूर्तिकार ने धीरे से क्या समझाया सबको, उनको संतावना दी कि रुको, मैं जो करूंगा मैं अपने हिसाब से सोच समझ के करूंगा। उसने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, किसकी नाक लगानी है मेरा काम है चुनना, है ना, तो मैं किसी एक व्यक्ति को चुन लूंगा, लेकिन आप लोग पहले मुझे परमिशन दो कि हाँ मैं किसी व्यक्ति की नाक काट के यहाँ पे लगा दूँ। अब धीरे धीरे सबने बातचीत वाली, सबने कानाफूसी की, धीरे धीरे बातचीत हुई, गुफ्तगू हुई, और फाइनली लास्ट में मूर्तिकार को इस बात की परमिशन मिल गई कि भाई तुम एक व्यक्ति यानी जिंदा व्यक्ति की नाक काट कर यहाँ पर लगा सकते हो। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है, और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रखाव निकाली गई और ताजा पानी डाला गया, ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने ना पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसे नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए। क्या हुआ, जब मूर्तिकार ने कहा कि यहाँ पे जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी जाएगी, तो उस जिंदा व्यक्ति की नाक को लगाने के लिए पूरी तैयारियां की गई। सारी मूर्ति को साफ किया गया, रंग करा गया, वहाँ के आसपास की सफाई की गई। और जिस दिन एलिजाबेथ रानी को वहाँ आना था, उससे बिल्कुल एक दिन पहले जो वहाँ पे नाक लग गई, और सभी अखबार में इस बात की खबर छप गई कि भाई जॉर्ज पंचम की नाक को लगा दिया गया, लेकिन एक जिंदा नाक लगाई गई, एक जिंदा व्यक्ति की नाक को काटकर वहाँ पे लगाया गया है। अखबारों में इसके अलावा और कोई भी खबर नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि कहीं देश में कोई हलचल मची हो, किसी के आने की खबर थी, किसी उद्घाटन की खबर थी, कोई भी अखबार में खबर नहीं थी। किसी के अभिनंदन, किसी के स्वागत की भी कोई भी तैयारी नहीं थी। सिर्फ इसी बात का जिक्र था कि जॉर्ज पंचम की नाक लगा दी गई। पूरे के पूरे अखबार खाली से पड़े थे, उसमें कोई भी ऐसी खबर ही नहीं थी कि जिससे लोग पढ़ सके। यहाँ तक कि रानी एलिजाबेथ के आने से लेकर उनके स्वागत की, उनकी तैयारियों की भी कोई भी खबर उसमें नहीं छपी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम सिर्फ एक नाक ही तो लगानी थी, और वो तो किसी भी जो मिट्टी होती है उससे लगा सकते। जो मूर्तिकार मिट्टी से मूर्तियां बनाता है, तो उसी मिट्टी से वहाँ पे नाक एक बना के लगा सकता था। अब इतना बड़ा शोर शराबा, इतनी ज़्यादा हलचल किस बात के लिए, ये किसी की समझ में नहीं आया। और वो भी सिर्फ एक बुत यानी मूर्ति की नाक लगाने के लिए इतना सारा बवाल मचा। तो मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।